नाज़रीन, फलस्तीनी रियासत की रिकग्निशन से जो चीखो पुकार वहां इजराइल के अंदर हो रही है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इकदाम की कितनी ज्यादा अहमियत है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह इकदाम अपने आप में एक तारीखी इकदाम है, यह अपने आप में एक गेम चेंजर और टर्निंग पॉइंट इकदाम है और एक सॉलिड इकदाम है जो इस जमन में लिया गया है, फलस्तीनी रियासत के जमन में लिया गया है और एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है वो यहां पर देखा जा सकता है। देखिए, इस मामले की एक साइड तो अपनी जगह पर है और वो दुरुस्त साइड है कि ये सारी जो रिकग्निशन है ये ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है उसको ये बदलने वाली नहीं है। ये यानी इस बात के अंदर रियलिटी है कि ये इकदाम ऑन ग्राउंड किसी रियलिटी को इमीडिएटली बदलने वाला नहीं है, इमीडिएटली मामला सीज फायर की तरफ जाने वाला नहीं है जिसकी बुनियादी जरूरत है। लेकिन अगर आप देखें तो ये ओवरऑल एक स्टेप है फलस्तीनी रियासत की तरफ और असल में यही तो बिगनिंग है उस डायरेक्शन में कि अब इजराइल को रोकने का वक्त आ गया है। ये उस डायरेक्शन की तरफ इशारा है। एक तो ओवरऑल फलस्तीनी रियासत की तरफ अहम कदम है और दूसरा एक डायरेक्शन तब्दील हो रही है और प्रेशर अब इन यूरोपियन गवर्नमेंट्स के ऊपर भी बढ़ेगा और सैंक्शंस के लिए मजीद रास्ते खुलेंगे और जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो प्रेशर बढ़ेगा कि अब सीज फायर करवाया जाए और दुनिया जो है वो फलस्तीनी रियासत को जो है तस्लीम कर रही है। और जब आप फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इजराइल की हर बात नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप उनको वो अल्टीमेट और लिमिटलेस फ्री हैंड देने के लिए तैयार नहीं है। आप इजराइल को एक लिमिट के अंदर लेकर आ रहे हैं। आप इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है उसको आप जो है वो दायरे के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसका बुनियादी मतलब यह है। और देखिए, ये जो दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है तो कहीं ना कहीं तो इसको बनाना, यानी जो फलस्तीनी लैंड है वहां पर फलस्तीनी रियासत बननी है, फिर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो फिर बनेगी ना। जब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो फिर अगला स्टेप तो यही होगा कि इसको रियलिटी में जो है वो बदलें। तो पहले ये दुनिया का कंसेंसस हो जाना ये अपने आप में तारीखी इक़दाम है। और देखिए, अगर इसकी कोई अहमियत नहीं है, अगर इसकी कोई अहमियत नहीं है तो आज तक फिर तस्लीम क्यों ना किया गया? 80 साल क्यों लग गए इन तमाम ममालिक को फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने में? और अगर इसकी कोई अहमियत नहीं है तो फिर अमेरिका क्यों नहीं तस्लीम कर लेता? फिर जापान को क्यों रोका अमेरिका ने? फिर अमेरिका क्यों सबको धमकियां लगाता फिरता है? फिर इजराइल सबको क्यों धमकियां जो है वो लगाता फिरता है अगर इसकी कोई अहमियत ही नहीं है? देखिए, ये तो असली शिकस्त है और इसी को स्ट्रेटेजिक डिफीट कहा था। इसी को स्ट्रेटेजिक डिफीट जब वो कहा था, यही असली शिकस्त है। इस जंग की शुरुआत इस मकसद के साथ हुई थी कि इस फेज के अंदर मुकम्मल फलस्तीनी कॉज को वाइप आउट करना है और इसमें पूरा वेस्ट जो है वो उनके साथ आप कह लें कि एक पेज के ऊपर था। क्योंकि जिस तरह 7 अक्टूबर के बाद जिस सिस्टमैटिक तरीके से वहां पर डिस्ट्रक्शन की गई और लोगों को मारा गया, तो ये पहले दिन से क्लियर था कि वो क्या चाहते हैं, फलस्तीनी रियासत को, फलस्तीनी कॉज को मुकम्मल वाइप आउट करना चाहते हैं। तो जंग यहां से शुरू हुई थी, खड़ी कहां पर हो गई है? फलस्तीनी रियासत की तरफ। तो यही तो वो डिफीट है। ऑन ग्राउंड इजराइल अपने कोई डिक्लेयर्ड गोल्स अचीव नहीं कर सका और अभी उसे हमास से लड़ना है, हमास के बाद उसे मिस्र से लड़ना है, मिस्र के बाद उसे टर्की से लड़ना है, फिर दरमियान में कहीं ईरान से लड़ना है, फिर तब तक जब वो अरब बाकी खलीजी रियासतें वो भी अंडर प्रेशर होंगी, फिर कहीं उनसे लड़ना है, फिर दरमियान कभी हिजबुल्लाह से लड़ना है। तो ये तो अभी जंगें जारी रहेंगी, उतनी देर ये क्या अफोर्ड कर। तो ये ऐलान ही इस बात का सबूत है कि वो इस बात को अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो एनालिसिस हो रहे हैं, वो आपके सामने रखता हूं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, इवन वो चेंज नहीं कर रही ऑन द ग्राउंड इमीडिएटली, कोई भी ऐसी चीज वो तब्दील नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जो फलस्तीनी रियासत है, लेकिन फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट प्रिविलेज है जिसकी तरफ बढ़ा गया है। ये रिकॉग्निशन इस बात का एविडेंस है कि मेजर पॉलिटिकल फेलियर हुआ नेतन्याहू के लिए। नेतन्याहू तो धमकियां लगा रहा था, इजराइल तो धमकियां लगा रहा था और यहां पर मार्को रूबियो ने फ्रांस को फोन किया कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करे और रूबियो ने इधर इजराइल में खड़े होकर कहा कि बहुत बुरे नताज निकलेंगे जिन्होंने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। तो एक तो ये मेजर पॉलिटिकल फेलियर है इजराइल के लिए, और वो जो लाड़पन था ना कि हम जो मर्जी करते चले जाएंगे, ये तो इनके रिवायती बयानिए से टस से मस नहीं होंगे। ये यहां पर भी उस बात को जो है वो डिफीट हुई है। और अब जब ये रिकॉग्निशन हो रही है तो इजराइल के अंदर बहुत सारे जो उनकी गलत फहमियां है ना वो दूर हो रही है, उनकी अकल जब वो ठिकाने पर आ रही है कि देखिए, एक माजी है, कई 100 साल का माजी है। मैंने हमेशा आपको कहा कि मिडिल ईस्ट से तो हमेशा इनको पनाह मिली है, जो कुछ हुआ है वो वहां उनके साथ हुआ है। ये तो दरमियान में ये वाला 100 साल का फेज आप कह रहे हैं कि जब उन्होंने इनको अपनी पलकों पर जब बिठाया है, तो अब उनमें दोबारा फिर वही बात सामने आ रही है कि यहां तो एक बार फिर पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है और वो जो हमारी अल्टीमेट सपोर्ट थी उसमें लिमिट आ रही है। यहां पर एक एक्नॉलेजमेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल ऑन दिस लैंड। देखें, ये तो मशरिक है ना जो कहता है कि फलस्तीनी यहां पर रहते थे, वो आए, वो तो ऐसा नहीं कहते।
वो तो कहते थे यहां पर कोई रहता ही नहीं था, देयर वॉज द पीपल विद नो लैंड एंड देयर वॉज लैंड विद नो पीपल। इसलिए ये फलस्तीनी जो है वो दहशतगर्द हैं, ये फलाने हैं। तो वेस्ट तो ये इस नैरेटिव को मानता है जो इजराइल वहां पर पोर्ट्रे करता है कि यहां पर कोई फलस्तीनी है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब ये जो रिकग्निशन है, ये इस बात का अनाउंसमेंट है, और जो बुनियाद है, मतलब इजराइल के सारे इस दावे की बुनियाद है वो हिल गई है कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, और उनका जो राइट है एक स्टेट के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। समथिंग मेनी कंट्रीज वर हेजिटेंट टू रिकॉग्नाइज, और ये वो चीज थी जिसको ये रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, और 80 साल लग गए यहां तक आते आते। और फिर इससे एक और बात क्या साबित हो रही है कि जो ज़ायनिस्ट के खिलाफ एक फियर था, एक खौफ था, उसका बैरियर भी यहां पर तोड़ा गया है। आखिरी वक्त तक धमकियां आती रही और अभी भी धमकियां इजराइल की तरफ से जाना शुरू हो गई हैं। तो वो जो ओवरऑल एक उनका शिकंजा था एक एक मुल्क में एक एक लीडर पर और ओवरऑल पॉपुलेशन के पर, वो जो शिकंजा था, ओवरऑल जो फियर की फिजा थी, वो बैरियर जो है वो यहां पर तोड़ा गया है। और जो इन्फ्लुएंस हमें नजर आता था उसमें भी ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि इसको इजराइल आखिरी हद तक हर कीमत पर रोकना चाह रहा था। तो वो जो उनका इन्फ्लुएंस था कि वो हर बात वेस्टर्न गवर्नमेंट से मनवा सकते हैं, ये उसका भी ऐलान है कि ऐसा नहीं पॉसिबल। और जो एंटी सेमिटिज्म का वेपन है, ये बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं पिछली कई दहाइयों से, उसको भी उन्होंने जब अपनी सही जगह पर रखा है कि एंटी सेमिटिज्म इस तरह नहीं कि हर किसी के ऊपर जब थोप दिया जाए। तो ये इसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया कि जो एंटी सेमिटिज्म का वेपन ये बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। और ये एक न्यू फेज है, द फेज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पैलेस्टीनियन कॉज। अब मैं आगे मजीद डेवलपमेंट हो रही है आपके सामने रखता हूं। ये फिलिस्तीनी कॉज के लिए अब आप खुलकर यानी वहां पर जब आवाज उठा सकते हैं विदाउट फेसिंग प्रोसिक्यूशन। अब देखें वहां पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिलिस्तीन के लिए आवाज ना उठाई जाए, क्या कुछ नहीं हुआ। तो अब तो एक रियासत को वो मान रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करना ये कैसे क्राइम हो गया। जो स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट है वो उनके पीपल के ऊपर जो रिफ्लेक्ट होगा, एंड देयर गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। देखिए ऊपर से जकड़ा हुआ था ना, तो जब ऊपर स्टांस में तब्दीली आ गई तो नीचे तो आनी ही आनी है। जब गवर्नमेंट तब्दील हो गई, उसका स्टांस बदल गया, तो नीचे तो बदलना ही बदलना है। अब वो इजराइल की एक मोनोपोली जो है वो नहीं रही। इसका इंपैक्ट जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर भी है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी है, और इंपोर्ट्स जो सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक के अंदर उसके ऊपर बैन तेजी के साथ लग रहे हैं। और पिछली वीडियो में जो मैंने रिपोर्ट रखी कि कैसे ट्रेड बैकआउट इजराइल के साथ हो रहा है, एंड ये एक और दरवाजा खोल रहा है टू इंपोजिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन द सेटलर्स। भाई देखिए, एक लैंड है वो एक रियासत की है, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, वहां पर जाकर कुछ छेड़छाड़ करना तो फिर तो वायलेशन हुई सीधी सीधी। तो एक राइट टू सैंक्शन भी वहां पर पैदा हो चुका है। एंड इसका मतलब यह है कि पैलेस्टीनियन हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स एंड रेजिस्ट बाय ऑल पॉसिबल मींस। जब आप उस टेरिटरी को फलस्तीनी टेरिटरी मान रहे हैं तो फिर वहां के रहने वाले जो रेजिस्ट कर रहे हैं वो दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में यह लिखा हुआ है कि अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए रेजिस्ट करना, हर हद तक आर्म्ड स्ट्रगल करना, हर ताकत इस्तेमाल करना, हर एक तरीके के साथ जाना, यह टेररिज्म नहीं है, यह रेजिस्टेंस है। तो उस टेरिटरी को फलस्तीनी टेरिटरी जब मान लिया गया है, एंड दिस इज ऑल्सो द एविडेंस के इजराइल की जो पॉलिटिकल आइसोलेशन है और जो मीडिया डिफीट है वो भी इसके अंदर जब हुई है। और दिस रिकॉग्निशन शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, और ये एक इंपॉर्टेंट बिगिनिंग है फॉर द फ्यूचर एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और ये रिकॉग्निशन एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट का एक हिस्सा है जिसमें वो स्टांस और सॉलिडारिटी रिगार्डिंग पैलेस्टाइन जो वो बदल रहे हैं। अब आप जरा देखिए बर्तानिया ने क्या अनाउंस किया है। बर्तानिया ये अनाउंस कर रहा है कि हम जो मुकम्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो फलस्तीन के साथ काम करने जा रहे हैं। ये बर्तानिया अनाउंस कर रहा है। बर्तानिया की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि एक हिस्टोरिकल पस मंजर भी है। हम मुकम्मल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात फलस्तीन के साथ काम करने जा रहे हैं और हम अपग्रेड करने जा रहे हैं आवर मिशंस इन यरूशलेम टू एन एम्बेसी एंड एक्सचेंज एम्बेसडर्स विद द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ब्रिटेन अनाउंस इट्स इंटेंशन टू एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। देखें, इजराइल को कायम रखा गया, एक ताकत के साथ रखा गया। अब जब ताकत बदल रही है और वही जो कायम रखने वाले हैं वो अपनी पॉलिसी शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, तो फिर ये बात ध्यान में रखिए, इजराइल जो मर्जी चीखें मारता रहे, जो मर्जी धमकियां देते रहे, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं चलता है। देखिए 80 साल तक तो पूरा मिडिल ईस्ट और फलस्तीनी और सारे कहते रहे फलस्तीनियों को राइट्स मिलने चाहिए, नहीं मिले, तो जिन्होंने नहीं दिए अब वही दे रहे हैं। तो ये इजराइल दरमियान में कुछ नहीं कर सकता है जब वहां से एक मैसेज तब्दीली जब वो आ जाए। तो अब मुझे बताइए, इजराइल कह रहा है वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे, बर्तानिया कह रहा है हम यरूशलेम, देखें यरूशलेम के अंदर एम्बेसी खोलेंगे। बर्तानिया ने यरूशलेम में अपनी एम्बेसी फॉर इजराइल नहीं खोली है। इजराइल कहता रह गया कि आप अपनी एम्बेसी यहां खोलें, उन्होंने तल अवीव में अपनी एम्बेसी रखी हुई है, सिर्फ अमेरिका ने अपनी एम्बेसी जब वहां यरूशलेम में शिफ्ट की है। तो अब वो एम्बेसी कहां खोलने जा रहे हैं? वेस्ट बैंक के अंदर।
ठीक है ना, वेस्ट बैंक के अंदर, और यरूशलेम में मुमकिन है कि वो खोलें। वैसे तो उनका जो डिप्लोमेटिक हब है वो रमल्ला में है, लेकिन ये भी पॉसिबल, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम यरूशलेम के अंदर अपनी जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको एम्बेसी में तब्दील करने जा रहे हैं। तो अगर वो एम्बेसी यहां खुलती है या वेस्ट बैंक में भी कहीं खुलती है तो फिर आप मुझे बताएं। तो ऐसे नहीं होता है। असल में इजराइल ने ये जो रास्ता इख्तियार किया कि सारी दुनिया यानी रीजन में अपने पार्टनर्स पर भी अटैक कर दिया, और इंटरनेशनल विल के खिलाफ आप माइनॉरिटी में होते हुए एक ज्यादा अरसा जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं। और फिर जो ये इस बात का भी ऐलान है, जो वेस्ट के अंदर पब्लिक वो तब्दीली आई है, पब्लिक स्टांस की तब्दीली आई है। एक बार बड़े अमेरिकन थिंकर ने कहा था कि फलस्तीन की फ्रीडम उस वक्त होगी जब वेस्टर्न पब्लिक स्टांस चेंज होगा। तो आज वो बात भी सही साबित हो रही है। तो ये असल में दबाव है पब्लिक का जो इन गवर्नमेंट्स के ऊपर जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, और फिर ये वापस मजीद रिफ्लेक्ट होगा, पब्लिक को मजीद ताकत देगा कि वो मजीद बड़ी जिद्दोजहद वो करें। और फिर मुझे बताइए कि अमेरिका कब तक इकलौता खड़ा रहेगा? फिर कनाडा ने कर लिया, बर्तानिया ने कर लिया, फ्रांस ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, कब तक जो है वो इकलौता अमेरिका खड़ा रहेगा? और जब उसके अंदर भी एक बड़ी तब्दीली आ, कितनी देर वो अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय करता रहेगा? फिर ये आप देखिए मजीद रिपोर्ट्स के, व्हाट रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन स्टेट एट यूनाइटेड नेशन एक्चुअली मींस। ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल माइलस्टोन है, और ये इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पर मजीद बढ़ाएगा। और इसके साथ एक और हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन में फलस्तीन को मुकम्मल मेंबरशिप मिल जाए। अभी उनके पास मुकम्मल मेंबरशिप नहीं है, लेकिन अब ये जो रिकॉग्निशन हो रही है फलस्तीन को जो है वो मुकम्मल मेंबरशिप भी यूनाइटेड नेशन के अंदर हासिल हो सकती है। और इजराइल को तो कोई मुंह लगाने के लिए इस वक्त अगर आप देखें तो तैयार नहीं है। मिलिटरीली आप ज्यादा अरसा नहीं चल सकते हैं। देखिए इजराइल जो अभी कायम था वो एक डिप्लोमेटिक शील्ड की वजह से कायम था, वो एक पॉलिटिकल शील्ड की तरफ की वजह से कायम था, सिर्फ अपनी मिलिट्री की वजह से कायम नहीं था। रीजन के ममालिक उसको मानकर बैठे हुए थे। तो जब ये सारा कुछ हटा लिया जाएगा और वेस्ट से इतनी बड़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक शील्ड हटा ली जाएगी, तो ये इस तरह से दुनिया नहीं चलती है। फिर आप ये एक और देखिए कि फलस्तीनी रियासत की जो रिकॉग्निशन है बाय कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जहां पर बर्तानिया की जो कॉलोनी रहे वो सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर, ऑस्ट्रेलिया भी बर्तानिया की कॉलोनी, कनाडा भी बर्तानिया की कॉलोनी रहा है। तो ये कॉमनवेल्थ, तीन सबसे बड़े कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, यानी सबसे बड़े टॉप जो तीन कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो यही तीन हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ये एक मेजर क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है इन द फेवर ऑफ द राइट्स ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। और जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल के बनाने में बर्तानिया का रोल क्या था, तो उस तनाजुर में भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जो रिवायती पॉलिसी रही है रिगार्डिंग इजराइल, उसमें एक बड़ा शिफ्ट है, और विद मोर कंट्रीज वो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। और जो कुछ अभी तक इजराइल करता आया है, इस पॉलिसी शिफ्ट के साथ वो सारा इजराइल के ऊपर बैक फायर करने जा रहा है। नो मैटर हाउ मच लैंड दैट, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लैंड इजराइल लेकर बैठा हुआ है, फ्रॉम द बेसिस फॉर दैट स्टेट अपीयर्स टू बी लॉस्ट, तो वो कब्जा कर ले, वो टैंक्स वहां पर लेकर बैठा हो। जब दुनिया इस तरह से पॉलिसी में तब्दीली ले आए तो फिर वो नहीं, वो चल नहीं सकता, और वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इजराइल कोलैप्स हो जाएगा एज अ स्टेट ऑफ इजराइल, और ये एक ही रियासत बन जाएगी जिसमें तमाम मज़हब के लोग जो है वो पुरअमन तरीके से रहेंगे। और जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसने कुछ भी नहीं दिया, ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ना वेस्ट को कुछ दिया है, ना मिडिल ईस्ट को दिया है, ना ईस्ट को कुछ दिया है, किसी को कुछ भी नहीं दिया सिवाय जंगों के। और इतने लोग इस ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत मारे गए हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को खत्म होना है, एक ही ये रियासत बनेगी जिसमें जैसे सदियों से तमाम मज़हब के लोग यहां पर रहते आए हैं, वैसे ही सब जो है वो यहां पर रहेंगे। तो देखिए हम ये बात करते थे कि नेतन्याहू के जो इक़दामात हैं, और फिर अंदर से ये सारे एनालिसिस होते थे उनके हिस्टोरियंस, उनके थिंक टैंक्स, ये एक तबाही का रास्ता है। आप मुझे बताएं अगर इजराइल कोलैप्स हो गया तो ये कोई हिस्ट्री का छोटा इवेंट होने जा रहा है, और अब ये उनके पसीने छूटने शुरू हो गए हैं कि अगर वाकईतन ये हो गया तो फिर क्या होगा। देखिए मशरिक तो जो उनको मानता है सो मानता है, क्या मानता है उनको, ये वेस्ट ही था ना, तो अगर फिर वेस्ट की तारीख भी है इनके हवाले से, तो अब उनके पसीने जब छोड़ना शुरू हो गए हैं। इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि देयर इज अ ग्रेट कंसर्न इन इजराइल फॉलोइंग द रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट बाय कंट्रीज। शदीद तरीन कंसर्न इस वक्त जब वो इजराइल के अंदर पाया जा रहा है, और होगा भी सही। मैंने आपको बताया एक चीज जब हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो फिजा बनेगी वो फिर आपको नजर आएगी। अब ये प्रिंस टर्की अल फैसल हैं, ये एक बड़े डिप्लोमेट हैं सऊदी अरेबिया के, और बहुत बड़ी ये शख्सियत हैं। इनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने कहा कि एक तो इटली को हम कहते हैं कि वो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है ना, इटली बहुत उसकी अहमियत है, और इटली में भी एक पूरा मोमेंटम अंदर से जो बन रहा है। और देखें ये जब रिकॉग्निशन यहां से हो जाएगी, उधर स्पेन भी कर रहा है, नॉर्वे, आयरलैंड, और जनाब अली ये बर्तानिया, फ्रांस, ठीक है ना, जर्मनी में भी पहले उन्होंने बात किया, वो पता नहीं क्या करते हैं, पुर्तगाल,
तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो जेनोसाइड के आखिरी सपोर्टर्स के तौर पर याद रखे जाए, क्योंकि इस वक्त इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अच्छे ताल्लुकात है ट्रंप से, तो वो सिर्फ प्रेशर है। सो वो करें, एक तो इटली करे, दूसरा द वर्ल्ड इज बिडिंग अ फेयरवेल टू द यूनिपोलर वर्ल्ड। ये सऊदी अरेबिया के बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, तो ये है कि दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड को खुदा हाफिज कह रही है और इंटरनेशनल सिस्टम लरस रहा है ड्यू टू द वॉर इन गाजा एंड यूक्रेन। सऊदी अरेबिया और फ्रांस है वो मिलकर फलस्तीनी रियासत के लिए जब वो काम कर रहे हैं, और ये बात उनकी सुनिए, वॉशिंगटन इज नो लॉन्गर एबल टू इंपोज यूनिलैटरल डोमिनेंस एंड द राइज ऑफ रशिया, चाइना एंड इंडिया डीपन्स पोलराइजेशन। अमेरिका तो नहीं चाहता ना ये रिकॉग्निशन हो, फिर भी हुई। तो इसका मतलब ये है कि इस सारे अरसे में देखिए कि यूक्रेन में, गाजा में, ईरान के ऊपर, रीजन में बाकी, और फलस्तीनी रियासत के मामले के ऊपर वो क्या अपनी बात मनवा सका है? अभी तक तो वो लेबनान में भी अपनी बात नहीं मनवा सका है। लेबनान में भी अभी रेजिस्टेंस तो जारी है ना, हिजबुल्लाह तो मौजूद है। तो अमेरिका अपनी यूनिपोलर जो विल है वो दुनिया पर नहीं इंपोज कर सका है, वो कनाडा पर नहीं कर सका है, वो यूके पर जब नहीं कर सका है, और पूरी उन्होंने जब ताकत इस्तेमाल की है। तो अब जनाब अली, इजराइल का मैं स्टांस आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि इसकी कितनी अहमियत है जो चीखो पुकार हो रही है। इजराइल कंडेम किया है जी, यूनिलैटरल रिकॉग्निशन हो रही है, कोई यूनिलैटरल रिकॉग्निशन नहीं है। यूनाइटेड नेशन में जब इजराइल कायम हुआ था तो उसमें यह लिखा गया था कि फलस्तीनी रियासत भी कायम होगी, और ये टेरिटरी फलस्तीन की है, ये इजराइल की है। बल्कि उस वक्त यूनाइटेड नेशन में जो इजराइल के बॉर्डर्स थे वो डिफरेंट थे, वो इससे भी कम एरिया है। तो नेतन्याहू, देयर विल बी नो पैलेस्टीनियन स्टेट, नेतन्याहू कह रहा है। और हमारा जो रिस्पांस है इन कंट्रीज को रिकॉग्निशन के जवाब में, वो तब आएगा जब मैं अभी अमेरिका जा रहा हूं, अमेरिका से वापस आऊंगा तो भाई क्या रिस्पांस, बरतानिया के ऊपर हमला करना है, क्या रिस्पांस क्या अभी? अच्छा, आप जरा इनकी मेंटालिटी देखें। रिस्पांस ये है कि जी फलस्तीनियों पर मजीद हम जुल्म करेंगे, मजीद हम लैंड ले लेंगे, ये इनका रिस्पांस होता है। मेरा ख्याल है कि वेस्ट जो है ना वो उसका भी इनफ इज इनफ हो चुका है इस ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी से। इसका बोझ उठाना अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। नेतन्याहू कह रहा है कि वी विल हैव टू कन्फ्रंट द यूनाइटेड नेशन एंड ऑल द फ्रंट्स। हमारे खिलाफ जो फॉल्स प्रोपेगेंडा हो रहा है, यूनाइटेड नेशन से भी हमें लड़ना हो जाए वो होगा। ये देखिए, इन बयान से फर्क नहीं पड़ता है। ये बयान तो उस ओवरऑल डिप्लोमेटिक और उस शील्ड के अंदर है ना जो वेस्ट ने दी हुई है। इनके बयान की क्या अहमियत है? जो सिर्फ झूठ का एक पलंदा है, तो वो तो इनके बयान को वो सेकंड करते हैं, इसलिए उसकी अहमियत बनती है, वरना इन बातों की क्या अहमियत है? पहले दिन से कोई अहमियत नहीं थी। मार्को रूबियो ने कॉल की है सऊदी अरेबिया को, और गजा और ये सारा जब डिस्कस हुआ है, तो अब वो जो उन्होंने कहा, रूबियो ने कहा कि हम गल्फ स्टेट्स की मुकम्मल सिक्योरिटी करेंगे, कमिटमेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये पाकिस्तान के मुआहदे के बाद पहला राब्ता हुआ है, गल्फ की हम सिक्योरिटी करेंगे। तो एक फुलिश पॉलिसी जो ट्रंप इंतजामिया ने परसू की, उसके नतीजे आना जब शुरू हो गए हैं। तो इजिप्ट ये कह रहा है कि गजा में जो वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन है वो हमारे बॉर्डर से चंद मीटर की दूरी पर है, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस टू प्रिपेयर विद ऑल कैपेबिलिटीज फॉर एनी पॉसिबिलिटी दैट मे इफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। पूरी ताकत से जब तैयार होना होगा। और आखिरी बात यह है कि अल शरा जो है वो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, ठीक है। वॉर एंड टेरर कहां से शुरू होती है? न्यूयॉर्क में अटैक होता है। तो अहमद अल शरा न्यूयॉर्क में लैंड कर गए हैं, पैंट कोट टाई पहने हुए, और इंटरव्यूज वहां पर क्या दे रहे हैं? वी एक्सपेल्ड द ईरानियन मिलिशिया एंड हिजबुल्लाह फ्रॉम द रीजन। हमने हिजबुल्लाह को निकाला और ईरानियन मिलिशिया को निकाला। ये अमेरिका में बैठकर वो इंटरव्यू दे रहा है। तो वो शख्स जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने बहुत बमिंग किया, बहुत कुछ किया, और उसके ऊपर 10 मिलियन, वो 5 मिलियन या 10 मिलियन वो रखा हुआ था इनाम, वो न्यूयॉर्क में इस वक्त फिर रहा है। और वॉर एंड टेरर जो है वो वहीं न्यूयॉर्क से, यानी उस पर हमले से शुरू हुई थी। और वॉर एंड टेरर का इख्तिताम अल शरा को गले लगाने से हुआ। और आज अल शरा न्यूयॉर्क में यार इंटरव्यू क्या दे रहे हैं? हमने रीजन में हिजबुल्लाह को भी निकाल दिया और ईरानियन मिलिशिया को भी निकाल दिया। तो अल शरा जो है वो इस मतलब इस डायरेक्शन में और इस पॉलिसी के तहत के हिजबुल्लाह के बुग़्ज़ में, अच्छा चूंकि हिजबुल्लाह और ईरान के ये क्यों खिलाफ है? क्योंकि एक तो ये इजरायली और वेस्टर्न प्रोजेक्ट है, इसलिए खिलाफ है। दूसरा, दाइश से हिजबुल्लाह और ईरान लड़ रहे थे, इसलिए इनको जब हिजबुल्लाह और ईरान से ये सारा मामला, क्योंकि दाइश का खात्मा ईरान ने किया। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रुका करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।